मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए। इससे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख चुके हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस माने होता है, अगर हिंदी में कहें तो आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक या सलाहवाची वाक्य। यानी कि इसकी परिभाषा की पहले हम लोग इसी परिभाषा को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए उसको देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। यानी कि अगर हम लोग हिंदी में इसकी परिभाषा की बात करें, हिंदी में अगर इसकी परिभाषा देखें तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि का भाव प्रकट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये तो हिंदी में परिभाषा हो गई। अगर आप चाहें इंग्लिश में परिभाषा तो इंग्लिश में भी परिभाषा ले। That sentence expresses ठीक, that sentence expresses यही आज्ञा को इंग्लिश में बोलेंगे कमांड या ऑर्डर, प्रार्थना को बोलेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक, और एडवाइस। यानी कि दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? यानी जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई इंपेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि आ गया ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। एक चीज और ध्यान रखिए भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। यानी अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसका हमेशा ध्यान रखिए भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट आगे आ जाएगा, डू नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर रिक्वेस्ट वाले शब्द है तो वो प्लीज से स्टार्ट होगा, प्लीज उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको तीन प्रकार के वाक्य मिलने वाले हैं। कौन? एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, दूसरा हो सकता है डू नॉट से स्टार्ट हो, और तीसरा रिक्वेस्ट वाले शब्द होंगे तो प्लीज से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ देखिए ओपन द विंडो, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? और आ गया जिससे सिट डाउन, इसमें देखो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। आ जाए डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाजा मत बंद करो, ये भी आ गया। इसमें देखो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। और आ सकता है प्लीज गो देयर, गो देयर। ठीक,
तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, इसको एक चीज समझ लेते हैं कि अगर जैसे लिखा हुआ ओपन द विंडो, तो इस वाक्य से किसका भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि हमको मेन इसके भाव से मतलब है। अभी हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इसको, तो इसके भावानुसार हम लोग सेट को चेंज करेंगे। क्लियर, भावानुसार सेट में परिवर्तन करना रहेगा। तो यही जान लीजिए इसका भाव क्या कहता है। अगर ओपन द विंडो लिखा हुआ है, ठीक, यानी खिड़की खोलो, तो इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है, आर्डर का भाव प्रकट हो रहा है भाई, इतना ध्यान रखिएगा। अगर फिर देखिए सिट डाउन, यहां भी आर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। डू नॉट अगर आ जाता है वाक्य में, अगर डू नॉट आता है तो इससे अधिकतर एडवाइस का भाव प्रकट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। डू नॉट होता है तो अधिकांशतः एडवाइस का भाव प्रकट होगा। प्लीज आया तो भाई रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो ही रहा है, इसमें कुछ पूछने नहीं है आपको, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको इन्हीं 3 प्रकार के वाक्य मिलने वाले हैं। क्लियर, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक, सलाहवाची वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि का भाव प्रकट होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में परिभाषा देखें तो दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ओपन द विंडो, सिट डाउन, डोंट क्लोज द डोर, प्लीज गो देयर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ, पहले उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो आगे क्या लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा। अगर रिक्वेस्ट वाले शब्द हैं तो प्लीज आगे लगेगा, या काइंडली लग जाएगा सर आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा देख ली, आशा है आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं अब इंपरेटिव सेंटेंस को, वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे देखते हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए कुछ नियम देख लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का नियम। इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या किया नियम, उसको जान लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम कौन कौन सा नियम है, थोड़ा सा ध्यान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। पहला नियम है सैड। जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि मुख्य रूप से कितने परिवर्तन होते हैं, 3 परिवर्तन हमको करने होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। दूसरा कामा, इन्वर्टेड कामा में परिवर्तन होता है। तीसरा परिवर्तन कहाँ होता है, टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर और परिवर्तन करना है तो प्रोनाउन अगर होता है तो उसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो मुख्य रूप से आपके 3 परिवर्तन है, रिपोर्टिंग वर्ब, कामा, इन्वर्टेड कामा और टेंस में परिवर्तन, ठीक। तो सबसे पहला नंबर, जो रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होता है सैड, उसको क्या आप किस में बदलेंगे, तो सैड को बदला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का भाव कहेगा उसके अनुसार सैड को बदलेंगे रिक्वेस्टेड, ठीक, या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ठीक है। इन तीनों में बदला जाएगा। क्लियर, एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए ये आ गया क्या, यानी अगर सिट डाउन लिखा हुआ है, देखो ओपन द विंडो, ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। तो अगर ओपन द विंडो, सिट डाउन इस तरह से लिखा हुआ तो हम लोग सेट को बदलेंगे ऑर्डर्ड में बदलेंगे। अगर डू नॉट वाक्य में लिखा मिलता है तो अक्सर उसको हम लोग किस में बदलेंगे, डू नॉट से एडवाइस का भाव प्रकट होता है। प्लीज शब्द आ जाता है तो उससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। तो क्लियर, पहला परिवर्तन क्या करना है, सेट को हम लोग बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस में। दूसरा परिवर्तन आपको कहां करना है भाई, दूसरा परिवर्तन करना है कामा, इन्वर्टेड कामा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर, किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं, शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे, असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं।
क्लियर? शेष नियम किसके तरह होंगे? असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस माने वो अगर हेल्पिंग वर्ब जैम आर आता है तो वाज वेयर में, वाज वर आता है तो हैड बीन में बदल जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, हैज हैव को हैड में बदल देंगे, बिल को वुड में बदल देते हैं, सेल को शुड में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करेंगे। चलिए, क्लियर? इतना है समझ में? अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सेड को हमने बदल दिया रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस में। अब लोग थोड़ा सा याद करें कि अगर यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होता था तो हम लोग सेड को किसमें बदलते थे? असर्टिव सेंटेंस में सेड को किसमें बदला जाता था? आप कमेंट में हमको बताएं भाई कि असर्टिव सेंटेंस में सेड को किसमें चेंज करते थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को किसमें चेंज किया जाता था? कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखा जाता था? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं, जिससे पता चले कि आप लोगों को कुछ याद है या नहीं याद है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए भाई। बहुत अच्छा। चलिए हम देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेड को किसमें बदलते थे? देखो, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेड को बदलते थे, सेड टू अगर होता था तो उसको टोल्ड में बदलते थे। याद कीजिए, सेड टू को बदलते थे टोल्ड में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को बदलते थे आस्क्ड में। क्लियर? पहला परिवर्तन, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, सेड को आस्क्ड में बदलते थे इंट्रोगेटिव में। ये इंट्रोगेटिव में सेड को आस्क्ड में बदला जाता था। दूसरा, कामा इन्वर्टेड कामा में के स्थान पे क्या लिखते थे भाई? तो असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग दैट लिखते थे। ठीक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ लिखा जाता था। अगर क्वेश्चन वर्ड होता था तो क्वेश्चन वर्ड लिख देते थे। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या लिखना है? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमको टू का प्रयोग करना है। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वॉक इन द ओपन एयर डेली। ठीक है, अब देखिए तीन परिवर्तन में से बता के आपको करना है कहाँ का? रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, उसके बाद में हम लोग टेंस में परिवर्तन करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, मोहन, अब सेड टू का, अब सेड टू को हम बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार। देखिए यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, देखिए अभी बदलने का नियम में बताया गया था, सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार हम लोग रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो वॉक इन द ओपन एयर डेली, यानी कि प्रतिदिन खुले हवा में टहलो। तो इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है? जाहिर सी बात है, मोहन ने अपने मित्र से कहा, तो जाहिर सी बात है सुझाव दिया, बस सुझाव का तो भाव प्रकट हो रहा कि खुली ताजी हवा में टहलो, तो सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ कोई ऑर्डर की भावना तो है नहीं कि ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको किसमें बदलेंगे। तो सेड टू को बदलेंगे एडवाइज्ड में, तो मोहन एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखना है हमको? देखिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमको टू लिखना, टू। ठीक, मोहन एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू, इसको आप सिंपल ऐसे उतार दें, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। मोहन एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वॉक इन द ओपन एयर डेली। क्लियर? दूसरा देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक ए नॉइज। अध्यापक ने लड़कों से कहा कि डोंट मेक ए नॉइज, हल्ला मत करो। ठीक है, तो इससे किसका भाव प्रकट हो रहा भाई? अब अध्यापक है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ही दिया जाएगा बच्चों को, तो क्या होगा? द टीचर। तो जब ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो हम लोग सेड को बदलेंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अभी जब डू नॉट होता है तो इसको हम लोग बदलते हैं नॉट टू में। क्या हो जाएगा भाई? नॉट टू। इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर टू आ गया और जब डू नॉट होगा तो क्या हो जाएगा? नॉट टू। नॉट टू मेक अ नॉइस, नॉट टू मेक अ नॉइस। ठीक, क्लियर?
देखिए एक और एग्जांपल, एक और तरीके से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि अगर डू नॉट लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए भाई। अगर हम लोग डू नॉट होता है तो उसको क्या करेंगे, तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम लोग डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दिया गया। दूसरा तरीका है कि हम लोग सैड को सीधा सीधा फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किसमें? फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो द टीचर अब सैड टू के स्थान पे हो जाएगा फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा भाई? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको सोचना नहीं रहेगा कि आर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, कि सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है, कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सीधा सीधा सेट टू को किसमें बदले? फॉरवर्ड में। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यहां हम लोग टू लिखें बस। ठीक, तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक एनवाइस। टू मेक एनवाइस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखना है आपको? केवल टू लिखना है। और सेट टू को बदलना है किसमें? फॉरवर्ड में। देखिए थोड़ा सा ध्यान दो, अगर वाक्य में डू नॉट आ जाए तो एक तरीका ये भी है कि जब वाक्य में डू नॉट आ जाए तो हम लोग सैड को फॉरवर्ड में बदल दें। ठीक, सैड को चेंज कर दें किसमें? फॉरवर्ड में। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमको टू लगा देना। ठीक, और डू नॉट है उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या लगा दें? टू लगा दें। ठीक, एक तरीका ये भी है। इसमें आपको कोई सोचना नहीं है कि हम लोग आर्डर लिखें या सजेस्टेड का भाव प्रकट हो रहा है या एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक, क्लियर, या रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों हम आगे देख लेते हैं। द बॉय सेड टू हिज फादर सर गिव मी 5 रुपीज। यानी लड़के ने अपने पिताजी से कहा श्रीमान जी मुझे 5 रुपए, सर यानी श्रीमान जी मुझे 5 रुपए दीजिए। तो यहाँ पर सर आया तो सर से किसका भाव प्रकट होता है? रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। तो सेड को बदलेंगे किसमें? रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा? द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हो जाएगा टू। ठीक, गिव, अब मी बदलेगा। मी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में भी परिवर्तन होते हैं। और प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी कैसा प्रोनाउन है? मी प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई। मी किसका सब ऑब्जेक्ट है? देखो मी सब्जेक्ट है आई का, मी सब्जेक्ट है आई का। और आई किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। याद कीजिए आपको बताया गया था कि यस ओ एन, यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मी कैसा प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार यानी बॉय के अनुसार। अब बॉय यानी कि ही, बॉय मीन्स ही। अब यहां पर देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। ठीक, अगर यहाँ आई होता तो आई होता तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। इसी प्रकार से ही, क्योंकि बॉय के अनुसार ये हो गया ही, तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो यहां हो जाएगा ही, टू गिव हिम 5 रुपीज। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, लिखा हो द बेगर सेड टू द लेडी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। द बॉय सेड टू द लेडी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। इसमें क्या होगा भाई? द बेगर, बेगर, तो द बेगर। अब सेड को किसमें बदलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार सेड को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। चूंकि प्लीज आ गया तो द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लिखेंगे। और ये प्लीज, काइंडली, ये सब हट जाते। जैसे यहाँ पर सर को हटा दिया गया उसी प्रकार से प्लीज लिखने के बाद में ये लेडी हो गया, यहाँ प्लीज को हटा दिया। टू गिव, अब मी किसमें बदलेगा? मी भी बदलेगा बेगर के अनुसार, तो यहां भी हिम हो जाएगा। टू गिव हिम समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। क्लियर बच्चों? चलिए एक और देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन आर नियर। तो क्या होगा भाई? माई फ्रेंड सेड टू मी, सेड, अब वर्क हार्ड के रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या कहता है? वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस आर नियर, क्योंकि परीक्षा निकट है। तो यहाँ मित्र क्या कर रहा है? मित्र जो है वो आपकी जाहिर सी बात है भाई सलाह दे रहा है।
तो क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? तो माई फ्रेंड सेड टू का बदलेगा एडवाइज्ड मी, क्योंकि मित्र है जो सलाह दे रहा है। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, ठीक, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस आर, एग्जामिनेशंस, अब देखिए चूंकि आर लिखा हुआ तो एग्जाम आर चेंज इनटू वाज या वर, एज एग्जामिनेशन वर नियर, ठीक है। देखिए आर चेंज हो गया वर में, क्लियर। आई सेड टू द सर्वेंट लीव द रूम, मैंने नौकर से कहा कमरा छोड़ दो। तो यहाँ किसका भाव प्रकट हो रहा भाई? जाहिर सी बात है नौकर की बात है, तो ऑर्डर दिया जाएगा। तो आई सेड टू का हो गया ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट, कमांड कामा के स्थान पे क्या लिखेंगे? टू लीव द रूम, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड बॉयज ओपन योर बुक्स, देखिए इस तरह से बात क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल सेड, यहां बॉयज लिखा है, फिर ओपन योर बुक्स, ठीक। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये समझे ऐसा लिखा हुआ द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज ओपन योर बुक्स, इस तरह से लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? तो द प्रिंसिपल, अब जाहिर सी बात भाई प्रिंसिपल रिक्वेस्ट करेगा नहीं, सीधा आदेश देंगे। तो द प्रिंसिपल यहां हो जाएगा ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, ऑर्डर द बॉयज टू ओपन, ठीक। अब यहां देखो योर आ गया, अब योर परिवर्तन होगा, योर किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यू कैसा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यानी योर बदलेगा किसके अनुसार? यानी बॉयज के अनुसार। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा बॉयज हो गया, बॉयज बने कई लड़के यानी कि दे, तो दे चूंकि यहां पर योर आया तो दे का ये पजेसिव फॉर्म है, तो दे का पजेसिव फॉर्म हो जाएगा दियर, दे का पजेसिव फॉर्म दियर, इसको ध्यान रखा, दे का पजेसिव फॉर्म दियर हो जाएगा। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू ओपन दियर बुक्स हो जाएगा, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखिए आपके सामने लिखा हुआ द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट माय टाइम। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा आगे करते हैं भाई। ये क्या होगा? द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट वेस्ट माय टाइम, क्या होगा? तो द टीचर, अब सेड टू का क्या हो जाएगा? देखिए डू नॉट के अनुसार, डू नॉट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो अध्यापक ने लड़कों से कहा डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। तो यहां किसका भाव प्रकट हो रहा है? जाहिर सी बात है अध्यापक है, अध्यापक ने लड़कों से कहा तो ऑर्डर दिया होगा, या एडवाइज्ड भी कर सकते हैं हम लोग। द टीचर, तो सेड टू किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, जब डू नॉट होगा तो क्या लिखेंगे? नॉट टू, क्या लिखा जाएगा? नॉट टू वेस्ट, ठीक। अब माई आएगा, माई किसके अनुसार बदलेगा? देखिए माई कैसा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखिए माई यानी कि आई, माई मींस क्या हुआ? देखो आई, आई का पजेसिव फॉर्म होता है माई, आई का पजेसिव फॉर्म माई, और आई किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच, ये फर्स्ट पर्सन पर यस यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है, क्लियर। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये आई मींस माई, तो आई यानी माई किसके अनुसार बदलेगा? द टीचर के अनुसार, तो द टीचर माने ही। अब ही आई का ये पजेसिव फॉर्म है तो ही का पजेसिव फॉर्म हो जाएगा हिज, ही का पजेसिव फॉर्म हिज। तो द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक, क्लियर। इस तरह से एक मैंने आप लोगों को और बताया था अभी, इससे पहले एक एग्जांपल दिया गया था कि अगर डू नॉट आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए डू नॉट भी बताया गया था, अगर जब वाक्य में डू नॉट आ जाए तो हम लोग सैड को, जब डू नॉट आ जाए तो सैड को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमको ये सोचना नहीं रहेगा कि ऑर्डर्ड का भाव प्रकट हो रहा है, कि रिक्वेस्टेड का भाव प्रकट हो रहा है, कि एडवाइज्ड का भाव प्रकट हो रहा है, हमें इससे मुक्त मतलब है कोई नहीं रहेगा। सीधा सीधा
सेड को बदल देंगे फॉरवर्ड में। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पेन हम चेंज कर लेते हैं। क्या होगा, देखो द टीचर सेड टू के यहां फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड, ठीक। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, अब यहां डू नॉट के स्थान पे केवल क्या लिखेंगे, टू लिखा जाएगा, ठीक। कामा नोटेड कामा के हटा के केवल टू ले देंगे। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू वेस्ट हिज टाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड में भी हम परिवर्तन करके इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते। देखिए अगला लिखा हुआ, द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट डोंट क्लोज द विंडो। देखिए क्या होगा, अब मैनेजर ने सर्वेंट से कहा डोंट क्लोज द विंडो, खिड़की मत बंद करो। इसको आपको खुद करना है, ये आप लोग खुद कमेंट में आप इसको सॉल्व करके दिखाए भाई। द मैनेजर सेड टू द सर्वेंट डोंट क्लोज द विंडो, इसको आपको खुद करना है। चलिए 10वां हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। टीचर ने मुझसे कहा अच्छे अंक पाने के लिए आप कठिन परिश्रम कीजिए। इन दोनों को आप लोगों को भाई सॉल्व खुद करना है और इसको कमेंट में सॉल्व करके इसका उसको बताना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक और इसमें पूछा जाता है, लेट्स आ जाता है कभी भी वाक्य में, तो लेट्स वाले अगर सेंटेंस आ जाते हैं तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं भाई। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं लेट्स वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को, ये भी लेट्स वाले भी अक्सर इंपरेटिव सेंटेंस में ही आ जाते हैं। तो लेट्स वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा, चलिए उसके लिए भी वही नियम है। सेड को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार जब लेट्स आता है तो अधिकांशतः परपोज्ड का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, परपोज्ड या सजेस्टेड का भाव प्रकट होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार सेड को हम लोग परपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग यहां भी दैट लिखा जाता है, ठीक है। और लेट अस को हटा देते हैं, इसके स्थान पे हम लोग लिखते हैं दे शुड, ठीक है। कितने परिवर्तन करने हैं आपको, यहां पर 3 परिवर्तन करने हैं। सेड को बदलेंगे परपोज्ड या सजेस्टेड में, कामा इन्वर्टेड कामा के हटा स्थान पे क्या लिखा जाएगा, दैट, और लेट्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, दे शुड। क्लियर। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते थे, सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में चेंज करते थे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट। क्लियर। चलिए अभी हम लोग एग्जांपल जब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ, ही सेड लेट्स गो होम, उसने कहा आओ घर चले। तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, तो ही अब सेड को बदलेंगे परपोज्ड या सजेस्टेड में। तो जैसी बात उसने परपोज्ड किया होगा, ही सेड लेट्स गो होम, उसने प्रस्ताव रखा आओ घर चले, सुझाव दिया, दोनों हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इससे दोनों का भाव प्रकट होता है, हो सकता है सुझाव भी दिया गया या प्रस्ताव भी रखा, ठीक है। तो क्या लिखे, ही परपोज्ड, दोनों हम लिख सकते हैं, इससे दोनों का भाव प्रकट हो रहा है। ही परपोज्ड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखना भाई, हमको दैट लिखना है। ही परपोज्ड दैट लेट्स यानी कि दे शुड, ठीक है। लेट्स के स्थान पर क्या चेंज करना है हमको, दे शुड लिखना है। लेट्स यानी दे शुड गो, दैट दे शुड गो होम। क्लियर। एक और देखते हैं, राम सेड टू श्याम लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या होगा, तो यहां पर राम, अब सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेले। तो यहां प्रस्ताव भी रखा जा सकता है और सुझाव भी दिया जा सकता है, दोनों को हम लिख सकते हैं। क्या होगा, राम सजेस्टेड लिख दें भाई, राम सजेस्टेड श्याम। कामा इन्वर्टेड कामा के साथ क्या लिखेंगे, दैट, ठीक। लेट्स यानी कि क्या हो जाएगा, दे शुड, ठीक है। दे शुड प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक। क्लियर हो गया। देखिए एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग खुद करके दिखाएंगे। द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट द लेसन, इसको आपको खुद करके दिखाना। क्लियर।
तो अभी तक हमने देखा अगर वाक्य में लेट्स आ जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से बदल दिया जाता है। अब हम लोग आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर? तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। सर नाम से ही क्लियर है कि विस्मय का भाव प्रकट होता है, नहीं आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो यानी कि जिन वाक्यों से आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, अगर हिंदी में कहें तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, ठीक है, जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, ठीक है, आश्चर्य, दुख आदि का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का नियम भी देखेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, व्हाट ए ग्रांड बिल्डिंग द ताज इज। व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग द ताज इज। ग्रांड बिल्डिंग द ताज इज। द ताज इज। ठीक, ये इसका एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। ठीक, यानी वर्षा कितनी सुंदर है। एलास ही इज रूइंड। ठीक, एलास ही इज रूइंड, अरे वो बड़े दुख की बात है, वो नष्ट हो गया। ठीक है, तो और फिर आ सकता है ब्रेवो, यू हैव डन वेल। यू हैव डन वेल। ठीक है, एक और आ सकता है हुर्रा। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। वी हैव वन द मैच। ठीक है बच्चों, तो कुछ एग्जांपल ये लिखा हुआ है। देखिए, तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, कभी किसमें आनंद का भी भाव आ जाता है, इसको भी जोड़ लीजिए भाई। जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, आनंद आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग द ताज इज, यानी कि ताजमहल कितनी शानदार इमारत है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। एलास इज रूइंड, बड़े दुख की बात है वो नष्ट हो गया, नष्ट हो चुका है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यानी कि यहाँ ये उत्साहवर्धन का शब्द है। हुर्रा, ये आनंददायक शब्द है, ये आनंद का शब्द है। हम लोग बड़े खुशी में होते हैं तो हुर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, ये जॉय का भाव प्रकट हो रहा है। तो देखिए अब हम लोगों को क्या समझ में आया कि इसमें सबसे पहला नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कहीं ना कहीं यस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होना होता है, यानी कि इसको उल्टा हुआ आई कह देते हैं हम लोग। क्या कहते हैं समझाए में, उल्टा हुआ आई का चिन्ह लगा हुआ है। देखो उल्टा आई बना हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं उल्टा हुआ आई यानी कि एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर लगा रहता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा। यदि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा मिलेगा, चाहे शुरुआत में लिखा मिले या चाहे सबसे अंत में। देखो यहाँ पर शुरुआत में ही आ गया, यहाँ पर सबसे अंत में आ गया है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके अंत में या प्रारंभ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर रहेगा, यानी उल्टा हुआ आई का चिन्ह जरूर लगा रहेगा।
पहला नंबर, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर? तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका। अब ये कैसे जानेंगे कि किससे किसका भाव प्रकट होता है, क्योंकि अभी हम लोगों को यही जानना रहेगा कि इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है। तो इसको जान लीजिए भाई, यदि वाक्य में व्हाट या हाउ आ जाए, व्हाट या हाउ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, यदि वाक्य में व्हाट या हाउ आ जाता है तो इससे सरप्राइज का भाव प्रकट होता है। याद रखिएगा, बहुत भी महत्वपूर्ण चीज है भाई, क्योंकि अभी हम लोगों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि सैड को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे ये जान लीजिए। यदि वाक्य में व्हाट या हाउ आता है तो इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है? सरप्राइज का। क्लियर? अगर एलास, ओह, आ, ये ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो ये सारों का भाव प्रकट करते हैं, यानी कि दुख का भाव प्रकट हो रहा है। अगर वाक्य में हुर्रा शब्द आ जाता है, हुर्रा, तो इससे जॉय का भाव प्रकट हो रहा है। अगर ब्रेवो शब्द आ जाए तो एक उत्साहवर्धन का शब्द है, तो इसके लिए हम लोग एपज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। यदि वाक्य में व्हाट या हाउ आता है तो किसका भाव प्रकट होता है? सरप्राइज का। जैसे इन दोनों में व्हाट या हाउ आ गया तो इससे सरप्राइज का भाव प्रकट हो रहा है। क्लियर? एलास, ओह, आ आया तो इससे दुख का भाव प्रकट होता है, नहीं सारों का भाव प्रकट होता है। ब्रेवो आया तो एपल्स का यानी उत्साहवर्धन का भाव प्रकट होता है। हुर्रा आया तो जॉय का भाव प्रकट होता है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा देख ली, कुछ एग्जाम्पल देख लिए। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा, यानी कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का नियम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा कुछ नियम देख ले। नियम क्या है? नियम कोई विशेष नहीं है, वही जो हम लोग सब में करते आते हैं कि वही 3 परिवर्तन। कौन कौन से भाई? साइड में परिवर्तन होगा, दूसरा नंबर कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर परिवर्तन होगा, एक और परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में करते थे उसमें परिवर्तन होगा। तो वही 3 परिवर्तन। तो साइड को किसमें बदलेंगे? तो साइड को बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार, एक्सक्लेम्ड विथ, यदि वाक्य से सरप्राइज का भाव प्रकट होता है तो सरप्राइज लिखेंगे। ठीक? अगर दुख का भाव प्रकट होता है तो सारो लिखेंगे। यदि आनंद का भाव प्रकट होता है तो जॉय लिखेंगे। यदि एपल्स का भाव प्रकट होता है तो एपल्स लिखेंगे। क्लियर? क्या लिखा जाएगा? सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ एपल्स। क्लियर? कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे? दैट लिखा जाएगा। क्लियर? शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं, असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? की ही तरह, शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की ही तरह होते हैं। इसको समझिए भाई, ये क्या है? से असर्टिव सेंटेंस की तरह, यानी कि वही जो हम लोग इज़ाइमार को चेंज करते थे वाज वर में। ठीक है, वाज वर को चेंज करते थे हैड बीन में, हैड बीन को नहीं बदलते थे। हैज हैव को हैड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाती थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती थी। बिल को वुड में, सैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, प्रोनाउन में परिवर्तन करते थे, वो प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। ठीक? एक और ध्यान रखिएगा, यदि वाक्य में व्हाट या हाउ आ जाता है, अगर वाक्य में व्हाट या हाउ आएगा तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं वेरी या ग्रेट में। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी या ग्रेट में चेंज किया जाता है। व्हाट या हाउ किसमें बदलते हैं? वेरी या ग्रेट में। क्लियर? चलिए इतना समझ में आ गया है तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी पूर्ण रूप से हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है द ओल्ड मैन सेड एलास आई कैन नॉट वॉक नाउ। ठीक है, तो चलिए इसमें परिवर्तन करते हैं। क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। द ओल्ड मैन
ठीक, अब सेड का क्या हो जाएगा भाई, देखो किसमें बदलना, एक्सक्लेम्ड विथ, तो पहले लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ, अब इलास आ गया है। अब इलास से किसका भाव प्रकट हो रहा है, इलास से भी आपको बताया गया था कि ओह आ इलास आदि शब्द आते हैं तो उससे दुख का भाव प्रकट होता है। तो द ओल्ड मैन इज क्लेम्ड विथ सारो, इससे दुख का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक, सारो पहला क्लियर। ये कितने परिवर्तन करने हैं, तीन, मुख्य रूप से तीन परिवर्तन करना है। किसमें, सैड में परिवर्तन करने हैं। तो सैड को क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखना है, दैट, दैट भी लिख दिया। अब क्या है, शेष नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं, यानी कि इसमें भी अगर प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन में के अनुसार प्रोनाउन में चेंज होता है, टेंस में परिवर्तन होता है। चलिए उसको देख लेते हैं। अब आई आ गया, आई कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो द ओल्ड मैन के अनुसार हो जाएगा, तो क्या होगा, ही, सॉरी सी हो जाएगा, सी। अब कैन, कैन चेंज इनटू कुड, दैट सी कुड नॉट वॉक, और नाउ चेंज इनटू देन। क्लियर, नाउ को किसमें चेंज करते हैं, देन में, नाउ चेंज हो जाता है देन में। क्लियर। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इसमें देखो भाई इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो द प्लेयर्स, अब सैड आ गया, यहां पर आ गया हुर्रा। हुर्रा किससे किसका भाव प्रकट होता है, जॉय का, आनंद का भाव प्रकट होता है। तो द प्लेयर्स सैड, सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड, ठीक, विथ जॉय, किसका भाव प्रकट हुआ, जॉय का। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, बी को किसमें चेंज करेंगे, बी को हमेशा आप दे में चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। बी चाहे जब भी रिपोर्टर स्पीच में आ जाता है तो बी को आपको दे में चेंज करना, उसके लिए कोई सोचना ही नहीं है कि बी को किस में बदलें। रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या नाम, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चाहे जो हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस बी को हमें बदलना है दे में। तो दैट दे, और हैव चेंज इनटू हैड, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड, सेड भी यानी एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद, अब ब्रेवो आ गया, तो ब्रेवो एक उत्साहवर्धन का शब्द है, तो क्या होगा, एप्पल्स, ही एक्सक्लेम्ड विद एप्पल्स दैट यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, उसने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो जब यू बदलता है प्रोनाउन के रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहां जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट ना हो तो किसमें बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद एप्पल्स दैट ही हैड डन वेल, ही हैड, और हैव चेंजिंग टू हैड हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है और उसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, या थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर दिया था, सिंपल। द टीचर सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, अध्यापक ने कहा वर्षा कितनी सुंदर है। चलिए इसको कैसे में चेंज करेंगे, इसको भी देख लेते हैं, क्या होगा, द टीचर, ठीक, अब सेड, यहां हाउ ब्यूटीफुल द रेन, हाउ आ गया, व्हाट आता है, तो इससे सरप्राइज का भाव प्रकट होता है। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक, दैट, आपको बताया गया था व्हाट या हाउ को चेंज करते हैं वेरी या ग्रेट में, दैट, अब इसको किसमें, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, अर्थात द टीचर इज करंट विद सरप्राइज दैट द रेन इज, चेंज हो जाता आवाज में, दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, क्लियर। क्या हो जाएगा, द टीचर इज करंट विद सरप्राइज दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि
इंपेरेटिव सेंटेंस में सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा। क्लियर, आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बच्चों इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाया जाएगा पूरा देख लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम आपको भी कुछ होमवर्क दे देंगे जिसको आपको करना रहेगा, ठीक है।